हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप घर में सब अच्छे होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आपका स्वागत है टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। आज हिंदी के मॉक टेस्ट है, पूरी तैयारी से रेडी रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वाली वीडियो चेक कर ली होगी, उसमें 25 क्वेश्चन हुए थे। ज़्यादातर बच्चों ने 20 के आसपास ही प्रश्न कर पाए थे, तो प्रश्न कठिन है, ध्यान रखिएगा। अभी भी कॉपी लेकर बैठिए और पूरी मेहनत के साथ बैठिए, ठीक है। इस भी 25 में से पूरी उम्मीद है कि 25 में 25 लगाएंगे, ठीक है। आप लगा सकते हैं, आपको आता है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, पहला प्रश्न जो है ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि पूरे हम लोग क्लास देख पाएँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? गहरा शब्द, कौन सा शब्द? गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? बताइए, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? भाववाचक संज्ञा। आपको टाइमिंग पता है? टाइमिंग आपके 6 आपके मॉक टेस्ट होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में का लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी 9 बजे और 7 बजे, 9 बजे सुबह और 7 बजे शाम को आपकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस मीन्स आपका टेस्ट होता है, तो टेस्ट वहाँ भी दीजिए, यहाँ भी दीजिए। अब पूरी तैयारी से आपको हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी है। रेडी हैं? एकदम रेडी हैं। चलिए, तो आपको क्या बताना है? गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है। शेयर जरूर करा करिए, ठीक है। चलिए बताइए, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? गहराई होगा, गहराना होगा, गहराई होगा कि गहरा होगा। देखिए, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, सोच समझ के उत्तर देना है पड़ेगा आपको। क्या है? गहराई, गहराना, गहराई, गहरा। तो देख लीजिए, क्या गहरा होगा? तो बिल्कुल नहीं। तो गहराना होगा? तो बिल्कुल नहीं। अब बचा क्या होता ऑप्शन? एक बचा गहराई और एक बचा गहराई। तो एक में छोटी है, एक में बड़ी है, तो कौन सा उत्तर होगा? सोच के बताइए। ये दोनों तो बिल्कुल कट गए। अब बचा इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कौन सा नहीं है? इन दोनों में से ये नहीं है, तो बचा कौन सा? ये गहराई, ठीक है। आपका गहरा का भाववाचक संज्ञा कौन है? गहराई। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सही उत्तर दिया है। नहीं दिया है तो तुरंत नोट करिए, आगे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। 25 प्रश्न होने हैं, पूरे 25 में 25 करने की उम्मीद है। जो गलत हो रहा है उसको जरूर नोट करिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? जय का निम्न में से कौन सा विलोम है? ठीक है, जय का विलोम पूछा गया है। जय का विलोम आर्थी पूछा गया है। तो विजय है, पराजय है, परविजय है, पराजय है, ठीक है। एक परजया है और एक पराजय है। देखिए कितना माइन्यूट से डिफरेंस है। ऑप्शन का ही तो खेल है भाई। विजय, परजया, परविजय, पराजय, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। सोच के बताएं, जय का कौन सा विलोम शब्द है? विजय, परजया, परविजय के पराजय। देखिए, आप लोग का अगर ऑप्शन गलत होता है तो ध्यान रखिएगा, निराश नहीं होना है आपको। यहाँ गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सीख लीजिए। पेपर में गलत नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गलती करते हैं तो आप लोग शायद थोड़ा सा तो होना चाहिए, निराश होना है, लेकिन उसको सुधारने के लिए क्या करना है? तुरंत नोट करिए, उसको बनाइए कि हाँ ये गलत हो गया था। तो बताइए, अब जय का क्या है? जय का मतलब क्या होता है? कि जीतना, कोई जीत गया। तो विजय का भी वही अर्थ होता है, तो इसका विलोम तो है नहीं विजय, तो ये कट गया, ठीक। अब बताइए, आपके पास 3 और ऑप्शन बचे, मतलब ये एलिमिनेशन मेथड है, आपने 4 में से 1 को काट दिया। अब बताइए क्या उत्तर होगा? तो जय का क्या परजय होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्या परविजय होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्या बचा उत्तर? पराजय, ठीक है। तो जय का विलोम क्या होगा? आपका पराजय होगा। चलिए, अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। मुझे आशा है कि आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा और पूरी ताकत के साथ, नोटबुक के साथ, नोट कॉपी के साथ, पेन पेंसिल के साथ आप बैठे होंगे इस क्वेश्चन लगाते वक्त, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा, देशभक्ति समास, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में समास है, देखिए छोटा सा एक शब्द है। अब शब्द में भी समास पूछा गया है। देशभक्ति में समास है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। कितने कितने समास के प्रश्न कर लें, जैसे लंबोदर, आपका दशानंद, ये हमने किया है ना, नीलकंठ। इसी तरह अब आया है देशभक्ति। तो देशभक्ति कौन सा समास है? सोच कर बताइए। क्या द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है? कौन सा है? सोच कर बताएं, जल्दी बताएं। कमेंट आपके बॉक्स पढ़े जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, तो हम भी ध्यान से उत्तर दीजिएगा, बातचीत नहीं, सिर्फ आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति है, ठीक है। देश के लिए भक्ति में कौन सा है? क्या द्वंद्व है? क्या नहीं। क्या द्विगु है? क्या नहीं। क्या अव्ययी भाव है? क्या नहीं। तो क्या है? तत्पुरुष, संप्रदान या चतुर्थ समास है, ठीक है। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में कौन सा है? आपका तत्पुरुष, संप्रदान या चतुर्थ समास है। चलिए, बहुत बढ़िया उत्तर, मुझे उम्मीद है कि सही दिया होगा। अब आते हैं चौथा प्रश्न। ध्यानपूर्वक पढ़िए, शांति के साथ पढ़िए, कामनेस लाइए अपने दिमाग में, एक शांति का भाव रहे प्रश्न में, बहुत हड़बड़ी भी ना रहे, हड़बड़ी में भी दिक्कतें होती हैं। चलिए, प्रश्न क्या कहता है? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? कायिक, वाचिक,
आहार्य, सात्विक किसके भेद हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। बताइए, फिर से बोल दे रहा हूँ, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक किसके भेद हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। सोच कर बताएं। प्रश्न कठिन है, जो कठिन प्रश्न है उसकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, उसको झटके में नहीं करना चाहिए। नहीं आ रहा है, जैसे पेपर के दौरान नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तुरंत करेंगे क्या? नहीं, गोला बनाएंगे हल्का सा पेंसिल के साथ या पेन के साथ भी एक डॉट बनाएंगे कि ये अभी नहीं हुआ है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जो प्रश्न ज़्यादा समय लेने वाले हैं उनको तुरंत आपको छोड़ना है, अभी पहले कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। जैसे अगर आपको लगता था कि आपने देशभक्ति का तुरंत लगाया तत्पुरुष तो आगे बढ़ गए। अब इसका बताइए क्या होगा? कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक के भेद है, क्या है? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसका भेद है? क्या स्थायी भाव का है? नहीं। क्या संचारी भाव का है? नहीं। क्या विभाव का है? नहीं। तो किसका? अनुभाव का है। के भेद हैं, अनुभाव रस के 4 प्रमुख अंगों विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भावों में से एक है। अनुभाव आश्रय के मन में स्थायी भावों को जागृत करने का कार्य करता है। तो अनुभाव क्या करता है? आश्रय के मन में स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करता है। चलिए उत्तर समझ गए होंगे, क्या होगा? अनुभाव। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, क्या क्या ऑप्शन है? उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तो तद्भव बताना है, कौन सा है तद्भव? सोच कर बताएं, जल्दी बताएं। तो उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक कौन सा है? क्या कूप है? नहीं। क्या पुस्तक है? नहीं। क्या उलूक है? नहीं। तो क्या होगा? ओझा। ओझा तद्भव शब्द है। यह उपाध्याय तत्सम शब्द से बना है, ठीक है, तो यह उपाध्याय से बना है, ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द से आपका ये ओझा बना है। चलिए, तद्भव शब्द कौन सा था? ओझा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। नहीं किया तो नोट करना आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो लाइक करना जैसे आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, शेयर भी करना जिम्मेदारी बनती है आपकी, ठीक है। अभी नहीं करिएगा, चलिए बाद में करिएगा, जब हो जाए तो बाद में करिए, अभी आप ध्यान से सिर्फ उत्तर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। देखिए, प्रश्न को पढ़ते वक्त ज़रूर से ज़रूर मन में ही या धीरे से उच्चारण ज़रूर करिए। उच्चारण करने से क्या होगा कि आपको मात्राओं का ज्ञान अच्छा होगा। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा, क्या है इसमें से विशेषण कौन सा है? बताइए। तो क्या अपेक्षा है? तो नहीं। क्या उपासना है? नहीं। आश्वासन है? नहीं। तो क्या है? ऐतिहासिक शब्द विशेषण है। जैसे ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक दस्तावेज। तो विशेषण क्या होता है? जो आपका संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बढ़ा दे, तो बस ऐतिहासिक यही करता है। उपन्यास था एक और ऐतिहासिक उपन्यास हो गया, दस्तावेज था ऐतिहासिक दस्तावेज हो गया, तो वही। चलिए, अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 7वें प्रश्न पर। सोच समझकर सांस भर लीजिए, एकदम अलर्ट माइंडेड रहिए ना, एकदम अपने सर्वोच्च जितना आपका वो रहता है, क्योंकि पेपर 12 बजे के आसपास ही रहने वाला है आपका। पहला मीटिंग का 2 मीटिंग में होगा, तो एकदम आप अलर्ट रहें इसी टाइम पे, एकदम अपने दिमाग को इसी तरह वर्क करें, बार बार बोलें कि बेटा इसी टाइम समय तुम्हें एकदम अपने पीक परफॉर्मेंस में रहना है, कि तुम आप जब पेपर दें तो एकदम सही आंसर आए। तो अब देखिए क्या है 7वां प्रश्न। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। किनारा के लिए पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची? किनारा का पर्यायवाची कौन कौन सा है? क्या तट है, तर है, कगार है? तट है, तीर है, कगार है? तट है, तीर है, कगर है? तट है, तीर है, कगार है? सोच कर बताएं। प्रश्न कठिन हो सकता है जिनको मुश्किल लग रहा है, ठीक है, और जिनको नहीं लग रहा वो तुरंत उत्तर दें, कमेंट बॉक्स में देखा जा रहा है, ठीक है। और आप जिन्हें नहीं आ रहा है सोच समझ कर बताएं। देखिए, किनारा का पर्यायवाची पूछा गया है, ऑप्शन क्या है? तट, तर, कगार। तट, तीर, कगार। तट, तीर, कगर। तट, तीर, कगार। सोच के बताइए, बहुत माइन्यूट सा अंतर है। किनारा का पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति कौन सी है? तो सोच के बताएं, उत्तर आपने दे दिया है मुझे उम्मीद है। तो क्या ये है? तो नहीं, ठीक है, ये नहीं है, ना ही ये है और ना ही ये है, बचे क्या? ये तट, तीर, कगार, ये उत्तर है, क्या है? ये पर्यायवाची हैं किनारा के, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है सही प्रश्न उत्तर दिया है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन क्या है, गलती होना तो आवश्यक है आप लोग के लिए, नहीं है ना? करेंगे गलती? नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। सोच कर उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए, ठीक है। मुझे भी उम्मीद रहती है आप लोग से, पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 300 प्लस, 400 मार्क्स का पेपर है, 300 प्लस, और उसमें हिंदी आपका सबसे ज़्यादा अच्छा जाएगा, फुल में फुल आएंगे, ठीक है, उम्मीद है।
वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्या क्रिया कहते हैं? नहीं। क्या सर्वनाम कहते हैं? नहीं। क्या अक्षर कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। चलिए अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? कृष्ण के कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है। कृष्ण ने कंस को मारा, वाक्य में कारक बताना है। कर्म, करण, करण संप्रदान, कर्ता, कर्म, संबंध, कर्ता। सोचकर बताइए। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है कर्म, करण, करण संप्रदान, कर्ता, कर्म, संबंध, कर्ता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ कारक का क्रमशः पूछा गया है। ठीक है, कारक कौन है? तो कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में क्रमशः कर्ता कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कर्म कारक है। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? कर्ता कर्म। ठीक है, कर्ता ही कर्म कर रहा है। कृष्ण ने कंस को मारा, तो इस वाक्य में क्रमशः कर्ता कर्म कारक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न। अच्छा, आपने उत्तर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कहता है? अभी तक 10 में से कितने सही हुए हैं, इसी को अपने दिमाग में बैठाइए। ठीक है, क्या कहता था 10वां प्रश्न? जिसका वर्ण कर्म आदि लघु, मध्य गुरु, अंत लघु हो, उसका गण होगा। फिर से पढ़ रहा हूँ। जिसका वर्ण क्रम लघु, मध्य गुरु, अंत लघु हो, उसका गण होगा। भगण, जगण, तगण, यगण। भगण, जगण, तगण, यगण। सोच कर बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वर्णमाला पे आ रहा है। ठीक है, वर्ण क्रम पे आ रहा है। तो वर्ण कर्म आदि लघु, मध्य गुरु, अंत लघु हो, उसका गुण होगा। क्या गुण होगा? भगण, जगण, तगण या यगण। सोच के बताएं। तो क्या यगण होगा? तो जी नहीं। क्या तगण होगा? तो जी नहीं। क्या भगण होगा? जी नहीं। तो क्या होगा? जगण। सही गण जगण है। इनका प्रयोग वार्णिक छंदों में किया जाता है। ठीक है, वार्णिक छंदों में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नहीं आया तुरंत नोट करिए। अब आते हैं अपने 11वें प्रश्न में। क्या कह रहा है? महोत्सव का, महोत्सव का संधि विच्छेद करिए। ये उत्तर बहुत आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आधे लोग गलती कर रहे हैं, आप सही कर दीजिए, बस काम हो गया। महु, महो उत्सव, महु धन उत्सव, महा धन उत्सव, मही धन उत्सव, माँ धन उत्सव। सोच कर बताएं। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। महो धन उत्सव, महा धन उत्सव, मही धन उत्सव, माँ धन उत्सव। सोच कर बताएं, जल्दी उत्तर दें। ठीक है, सोच समझ कर जल्दी उत्तर दें। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? सोच कर बताएं। क्या माँ धन उत्सव होगा? तो नहीं। क्या मही धन उत्सव होगा? तो नहीं। तो अब इन दोनों में से आप बताइए, ए और बी ऑप्शन में से सोच कर बताइए। आपके लिए ऑप्शन मैंने काट दी। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जो नहीं होगा, जो पक्का आपको है नहीं होगा, उन्हें काटने तुरंत। ठीक है, सोच समझ कर काटे उन्हें भी, ऐसा नहीं कि आपने सही उत्तर काट दिया। ठीक है, चलिए तो क्या लगा रहे हैं आप? क्या महोधन उत्सव लगा रहे हैं? तो आप गलत हैं। क्या है? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव है। इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव, इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। गुण संधि में आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आने पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। जैसे महा में आ जो है, महा में जो आ है, ठीक है, कैप बड़ा, और ऊ जो है, ये दोनों मिलकर क्या बना दे रहे हैं? आपका महोत्सव बना दे रहे हैं, ओ बना दे रहे हैं। ठीक है, इसका आ, इसका जो आ है, इसका आ जो है और इसका ऊ जो है, वो क्या बना दे रहे हैं मिलकर? आपका ओ बना दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सी संधि है? गुण संधि। चलिए अब आते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। क्या कहता है? कमल कोमल कर में, कमल कोमल कर में सरप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? कमल कोमल कर में सप्रीत। ठीक है, सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? इस बताइए। वाचक शब्द, उपमेय, उपमान, समान, धर्म। वाचक शब्द, उपमेय, उपमान, समान, धर्म। सोचकर बताएं। कमल कोमल कर में सरप्रीत। ठीक है, सरपीत, सरपीत। ठीक है, सोचकर बताएं इसमें क्या हुआ है? पंक्ति में क्या है? किसका लोप? लोप मतलब छुपाया गया। वाचक शब्द, उपमेय, उपमान, समान, धर्म। ठीक है, किसका लोप हुआ है? क्या उपमेय का हुआ है? तो नहीं। क्या समान धर्म का हुआ है? नहीं। तो अब बचे क्या? दो ऑप्शन, ना इसका हुआ है ना इसका। किसका लोप हुआ है? क्या वाचक शब्द का हुआ है या उपमान का हुआ है? ये आप सी में से उत्तर दीजिए। तो किसका लोप हुआ है? वाचक शब्द का लोप हुआ है। ठीक है, तो कमल कोमल कर सरपीत पंक्ति में वाचक शब्द से का लोप हुआ है से। ठीक है, कमल से कोमल। ठीक है, ऐसे पद में
पद जो उपमेय कोमल, ठीक है, और उपमान कमल की समता प्रकट करते हैं वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे ईव, सम, सौम, इति, मिति, ठीक है। तो यहाँ क्या वाचक शब्द का आपका लोप हुआ है। चलिए अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। क्या कहता है 13वां प्रश्न, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों से कौन सा है। तो आप सब शायद करते होंगे, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपनी आलोचना स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा कराना। तो बताइए क्या होगा उत्तर। तो क्या ए होगा, तो नहीं, आलोचना तो करता ही नहीं व्यक्ति आजकल। अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना, तो ये भी आजकल लोग नहीं करते। तो क्या कर रहे हैं आजकल, क्या अपनी प्रशंसा कराते हैं, कराना चाहते हैं, हाँ तो ये कराते हैं। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, तो अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर होगा, अपने मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ अपनी प्रशंसा स्वयं करना है, जो आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन लोगों के सामने बिना मतलब के नहीं करनी चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। परिक्रमा में उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगता है, बताइए जल्दी बताइए, उपसर्ग कहाँ लगता है, 2 सेकंड दे रहा हूँ। उपसर्ग कहाँ लगता है मेरे सर पर, बताइए कहाँ लगता है, आगे कि पीछे, जल्दी बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे क्या पीछे लगता है, वह यही बोलेंगे। कहाँ लगता है उपसर्ग, कहाँ लगता है बताइए। उपसर्ग लगता है आगे। चलिए इतना तो आप बताए सही से। चलिए कमेंट बॉक्स में दिख रहा है, उपसर्ग लगता है आगे, ठीक है। आगे लगता है। प्रत्यय फिर कहाँ लगता है, सर पे मेरे, नहीं पीछे लगता है। चलिए तो परिक्रमा में उपसर्ग है आ, प, पर, परी। क्या है सोच कर बताएं। परिक्रमा में उपसर्ग है आ, प, पर, परी। क्या है, तो आ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर क्या बचा, क्या पर है, तो वो भी नहीं है। तो फिर क्या है, पा है, बोल भी नहीं है। फिर क्या है, परी है, ठीक है। परी, परिक्रमा शब्द में परी उपसर्ग प्रयुक्त है। चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, 15वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। तो सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। सोच कर बताएं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सुंदरता, चंद्र, काव्य, सौभाग्य, कौन सा है जल्दी बताएं। तो क्या चंद्र है, नहीं। सौभाग्य है, नहीं। अब इन दोनों में से बताइए, बी और सी में से, सुंदरता और काव्य में से कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो काव्य भी नहीं है, ये तीनों नहीं है। बचा क्या, सुंदरता। सुंदरता आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदरता शब्द स्त्रीलिंग है जो सुंदर विशेषण या पुल्लिंग शब्द में ता प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सुंदरता एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी पुल्लिंग। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युगम पहचानना है। तो क्या क्या ऑप्शन है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। वाह वाह वाह, कितने अच्छे ऑप्शन हैं। इनको आप प्रोनाउंस करिए, इनको उच्चारण करिए तो आपकी जीभ जिसे बोलते हैं साफ होगी, आप उच्चारण अच्छा करेंगे। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। सोच कर बोलिए, और सोच आप भी बोलिए, घर पे बैठे हैं आराम से कॉपी लेकर बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो बोलिए। तो इसमें बताइए विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा होगा। तो क्या संयुक्त संधियुक्त होगा, बिल्कुल नहीं। अज्ञ अनभिज्ञ होगा, नहीं। समस्त अभ्यस्त होगा, नहीं। तो क्या होगा आपका अल्पज्ञ बहुज्ञ, ठीक है। अल्पज्ञ कम जानने वाला और बहुज्ञ बहुत जानने वाला। तो आपकी भी यही क्या है, इसको बोलते हैं ट्रिप है, यही आपकी वो है। आप भी इसी राह पर है कि अल्पज्ञ कम जानने वाले से आप बहुत जानने वाले बन रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो रही है, आप बीएड करेंगे अच्छे कॉलेज से, मुझे उम्मीद है। तो इसका उत्तर क्या होगा जो सही विलोम दृष्टि से है, तो अल्पज्ञ और बहुज्ञ, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या कहता है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो पहले अनेकार्थी अनेक शब्द का एक शब्द, यही वाला प्रश्न है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो तो वो क्या है, अभूतपूर्व। अब देख लिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जब एकदम प्रश्न लगता है ना, अब तो यार ये मैं करके ही दिखा दूंगा, मतलब लाइन पढ़ते हुए लगता है ना यार ये तो आता ही है, लेकिन करते क्या है, ऑप्शन खतरनाक कर देते हैं। अब देखिए क्या है, अभूतपूर्व, अभूतपर्व, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, यही है दिक्कत। देखिए अब किसी को प्रोनाउंसिएशन अच्छा आता है, उच्चारण कर लेता है, लेकिन उसको मात्राएं का ज्ञान नहीं है, तो दिक्कत फंस जाएगी। तो अब वो लगा देगा यार अभूतपूर्व होता होगा, अभूतपूर्व, तो वो गया, फिर वो गया, कौन बचेगा, क्या ये अभूतपूर्व बचेगा क्या, तो ये भी गया। फिर क्या ये अभूतपर्व बचेगा क्या, तो ये भी क्या हो गए, चले गए, टाटा बाय बाय। बचा कौन, ये अभूतपूर्व। तो यही है, जब एकदम प्रश्न सरल लगे तो ध्यान से आंखें खोल लें। सरलता में ही सिली मिस्टेक जैसे बोलते हैं, भाई क्या हुआ यार सिली मिस्टेक से रह गया। तो सिली मिस्टेक कब होगी, जब आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, यार ये तो एकदम कर ही दूंगा, नहीं, उसको भी ध्यान से पढ़ें। तो इसका उत्तर क्या है, अभूतपूर्व। बहुत अच्छा है सारा, आप मुझे लगता है उम्मीद है आपका सही कर रहे होंगे। अब आते हैं कौन से प्रश्न पर, अब आते हैं पाँव का तत्सम रूप क्या है, ठीक है। पाँव का तत्सम रूप क्या है,
पाद, पादु, पैर, पद। सोच कर बताएं उत्तर। पाँव का तत्सम रूप बताना है, सोच कर बताएं। तो क्या पद है? नहीं। क्या पैर है? नहीं। क्या पादु है? तो नहीं। तो क्या है? पाद। ठीक है, पाँव का तत्सम रूप है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर। हमारा ये 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न कहता है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना गोला बनाऊँ इस पे? नहीं वाला ही तो। अब क्या देखा कौन सी तुलसीदास है तो लगा दिया रामचरितमानस और बढ़ लिया आगे, बस फिर बढ़ ही लिए आगे। ठीक है, तो तुलसीदास की नहीं है पूछा गया है। तो बताइए दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। तो इसमें से कौन सी तुलसीदास की जी की नहीं है? तो आपको पता है कि जो रामचरितमानस तो उन्होंने लिखी है, तो ये तो ऑप्शन कट ही गया, नहीं पूछा गया है। फिर आपकी गीतावली भी वो लिखी है उन्होंने। अब बताइए दोहावली और यामा में से कौन सी नहीं लिखी है उनके द्वारा? तो उन्होंने दोहावली भी लिखी है, तो कौन सी नहीं लिखी है? यामा। ठीक है, तो यामा तुलसीदास की रचना नहीं है। या रचना किसकी है फिर? अगर ये बता दें तो बहुत मज़ा आ जाए। ये बता दीजिए प्लीज़, मुझे उम्मीद है बता देंगे। यामा किसकी रचना है, बता दीजिए। अच्छा ऑप्शन दे दूँ क्या? ऑप्शन दे दूँ क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऑप्शन है और दूसरा है महादेवी वर्मा। किसकी रचना है सोच कर बताइए। यामा। और ये बहुत फेमस है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि यामा किसकी रचना है। तो आप क्या लगाएंगे? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर लगाएंगे? तो नहीं, उत्तर क्या है आपका? महादेवी वर्मा की रचना है ये। ठीक है, शेष तीनों रचनाएं दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस तुलसीदास की है। चलिए यही है, मैंने बताया आम स्टूडेंट और अलग स्टूडेंट में क्या अंतर है कि वो ऑप्शन से भी प्रश्न बना सकता है, तो वही आप बनाइए। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ये प्रश्न आ गया तो मज़ा आ जाएगा। चलिए अब करते हैं कौन सा प्रश्न, हमारा 20वां प्रश्न। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चा पन, बच्चा वन, बच्चा पन, बचपन, बचपन, बचपन। सोच कर बताएं क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा सोच कर बताएं। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा? तो क्या बच्चापन होगा? तो नहीं। क्या बचावन होगा? नहीं। क्या बचावपन होगा? तो नहीं। तो क्या होगा? बचपन, बचपन। ठीक है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से बचपन शब्द निर्मित होता है। चलिए बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है आपने लगाया है, कमेंट बॉक्स में दिख रहा है। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द पूछा गया है, देशज शब्द पूछा गया है, ध्यान से बताइएगा। कौन सा शब्द इसमें देशज है? बताइए। आग है, बच्चा है, खिड़की है, फूल है। सोच कर बताएं कौन सा शब्द देशज है। क्या बच्चा है? तो बिल्कुल नहीं। क्या आग है? तो बिल्कुल नहीं। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, खिड़की और फूल। तो कौन सा उत्तर होगा? क्या खिड़की है कि फूल है? कौन सा देशज शब्द है? तो खिड़की है क्या या फूल है? तो फूल नहीं है, क्या है? खिड़की शब्द देशज है, क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं है। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति उसकी ज्ञात नहीं होती, उन्हीं का देशज बोलते हैं। जबकि अन्य शब्द अग्नि से है, जैसे आग अग्नि से है, बच्चा आपका दत्त से है, और तथा फूल कहाँ से है? पुष्प से है। ठीक है, तो जैसे फूल है गया उसको पुष्प से है, आग कहाँ से है? अग्नि से है, और बच्चा कहाँ है? वत्स से। वत्स, वत्स बोलते नहीं थे जैसे महाभारत में, वत्स इधर आइए, तो आप वत्स, बच्चा क्या है। लेकिन आपका खिड़की का कोई वो नहीं कि वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है, ज्ञात नहीं है हमें। चलिए इसी उन्हीं को देशज भी बोला जाता है। इंसानियत का संधि विच्छेद क्या है? इंसानियत का संधि विच्छेद बताइए। तो इंसान धन आयत, इंसान धन इयत, इंसानी धन अत, इंसानी धन यत। सोच कर बताएं। इंसान धन आयत, इंसान धन इयत, इंसानी धन अत, इंसानी धन यत। सोच कर बताएं इंसानियत का संधि विच्छेद क्या है? ये प्रश्न संधि विच्छेद के देखिए 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये बताना आपको ज़रूरी है कि कौन सा है। तो इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या इंसानी धन यत होगा? नहीं। तो क्या इंसानी धन अत होगा? नहीं। तो अब इन दोनों से बताइए, इंसान धन आयत और इंसान धन ईयत। तो ना ही इंसान धन आयत होगा, क्या होगा? इंसान धन ईयत होगा, इंसान धन ईयत। इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद इंसान धन ईयत है। इंसान जातिवक संज्ञा है, में ईयत प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा इंसानियत शब्द निर्मित हुआ है। तो बहुत अच्छा है ये। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। अब आते हैं 23वें प्रश्न पर। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? 23वां प्रश्न। विशेष वह शब्द है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। विशेष के बारे में बताना है। विशेष क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर बताइए जल्दी से। 2 बार ऑप्शन पढ़ चुका हूँ तो उत्तर मैं अब तुरंत लगाऊंगा। तो
क्या ये है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ये है क्या? कौन सा होगा बताइए? क्या ये है क्या? जिस शब्द के ना, ये भी नहीं है। फिर कौन सा होगा बताइए? तो क्या ये है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उसकी फ्राक गुलाबी है, तो किसके बारे में गुलाबी बोला जा रहा है? फ्राक। तो फ्राक क्या हो गया? विशेष्य। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं अपने 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न क्या कहता है? डंका बजाना का अर्थ है। आप जैसे बजाएंगे, मुझे उम्मीद है जब हमारा पेपर होगा बीएड का एंट्रेंस का, तो आप डंका बजा के आएंगे। डंका बजाना का अर्थ है प्रचार करना, शोर मचाना, मस्ती में झूमना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, आप इतना अच्छा करेंगे कि हमारा तो वो होगा ना कि भाई देखिए इन्होंने यहाँ से मॉक टेस्ट इतने सारे दिए और इतना अच्छा निकला। मुझे उम्मीद है आप इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जिनका कमेंट बॉक्स देखता हूँ खड़ाक से आंसर आता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डंका बजाने का अर्थ है क्या? क्या? प्रचार करना, शोर मचाना, मस्ती में झूमना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डंका बजाने का अर्थ क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। मस्ती में झूमना क्या? नहीं। शोर मचाना क्या? नहीं। प्रचार करना। ठीक है, तो आप डंका बजाइएगा एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, डंका तभी बजेगा आपका और हमारा सबका। ठीक है, सबका विकास। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। ये प्रश्न ज़रूर सही करिए और कमेंट बॉक्स में लिखते हुए ज़रूर जाइएगा कि 25 में से कितने हुए। इससे हमें पता चलता है कि प्रश्न की कठिनाई बढ़ानी है कि घटानी है। ठीक है, और इसके बाद लिंक कॉपी करिए और अपने दोस्त को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिस पे भी हो शेयर जरूर करिए। और वीडियो लाइक तो आप कर ही चुके हैं। 100 प्रश्न क्या कहता है? वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो। वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो। एकांतित पद का भेद बताइए। भेद, तो ये अपूर्ण कृदंत है, पूर्ण कृदंत है, क्रियार्थक है कृदंत है, पूर्वकालिक कृदंत है। सोच कर बताएं। और ये प्रश्न है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन पहले उत्तर आप बताइए, तभी करूंगा। कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ। बैठकर भजन करो रेखांकित पद का भेद क्या है? अपूर्ण कृदंत है, पूर्ण कृदंत है, क्रियार्थक कृदंत है, पूर्वकालिक क्रियंत है। तो वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो रेखांकित पद पूर्वकालिक कृदंत है। इनका कैसा कृदंत है? पूर्वकालिक कृदंत है। तो मेरे हिसाब से आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो आप बहुत सही हैं। पूर्वकालिक कृदंत है। इनका प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्यों में होता है। बैठकर जो मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। वह नहाकर पूजा करता है। तो नहाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, और मुख्य क्रिया क्या है? पूजा करता है। वैसे ही वह एकांत में बैठकर भजन करो, तो भजन करना क्या है? आपका मुख्य क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया क्या है? आपकी बैठकर। चलिए, उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्न किए होंगे। बहुत बढ़िया, बाय बाय।